दोस्तों, हमारे देश में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है और इसका कारण ये है कि दलाल जो हैं वो गांव में जाकर मासूम लड़कियों को अपने झांसे में लेते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको शहर की चकाचौंध भरी दुनिया दिखाते हैं, अपनी आंखों से दिखाते हैं और मासूम लड़कियां शहर की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जीने के लिए उनके साथ चल पड़ती हैं। आज की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एक दलाल एक लड़की को और मासूम लड़की को एक पुलिस वाले को ही बेच जाता है और जिस तरीके से इस धंधे का पर्दाफाश होता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो क्या है ये कहानी, हम जानेंगे आज पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी है क्या। दिल्ली के थाना कमला मार्केट के थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका के सरकारी मोबाइल फ़ोन पर लगातार ऐसी कॉल्स आ रही थी जिसमें फ़ोन करने वाला अपने बारे में कुछ न बताकर उनसे ही पूछता था कि आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। जब वह उसे अपने बारे में बताते तो वह फ़ोन करने वाला तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। शुरुआत में तो वह यही समझ रहे थे कि शायद किसी से गलत नंबर लग जा रहा होगा, पर जब रोज़ाना ही अलग अलग नंबरों से ऐसी कॉल्स आने लगी तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि फ़ोन करता पुलिस का नाम सुनते ही फ़ोन काट देता था। वह यह जानना चाहते थे कि आखिर फ़ोन करने वाला कौन है और वह क्या चाहता है, क्योंकि एक ही फ़ोन पर लगातार कॉल्स आनी, इससे लगता था कि उनके गले में ये बात नहीं उतर रही थी। इसके बाद उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई तो उन्होंने फ़ोन करने वाले से झूठ बोलते हुए कहा, मैं अशोक बोल रहा हूँ, आप कौन हैं और किससे बात करनी है। मैंने जीबी रोड फ़ोन लगाया है, उसने कहा। जीबी रोड दिल्ली का बदनाम रेड लाइट एरिया है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर श्रद्धानंद मार्ग हो गया है। यहाँ पर मशीनरी पार्ट्स का बड़ा मार्केट है और इन्हीं दुकानों के ऊपर तमाम कोठे बने हुए हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में वेश्याएं धंधा करती हैं। रोड का नाम कागज़ों में भले ही बदल गया हो, लेकिन लोगों की ज़ुबान पर आज भी जीबी रोड ही रटा हुआ है। जैसे ही उस आदमी ने जीबी रोड का नाम लिया, थाना प्रभारी उसके फ़ोन करने का आशय समझ गए। वह बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही जगह फ़ोन मिलाया है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। बताइए किसको फ़ोन किया है। मैं वहाँ पूरी रात एंजॉय करना चाहता हूँ, कितना खर्च आएगा, उसने पूछा। इस बात पर थाना प्रभारी को गुस्सा तो बहुत आया। वह पुलिसिया भाषा में उसे खुराक दे दें, लेकिन उन्होंने गुस्सा जाहिर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आप यहाँ आ जाइए, जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी के हिसाब से पैसे बता दिए जाएंगे। आप जब यहाँ पर आएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि खुश होकर ही जाएंगे। आप यहाँ मार्केट में आने के बाद मेरे इसी नंबर पर फ़ोन कर देना और मैं किसी को भेज दूँगा। इतना कहकर थाना प्रभारी ने उससे पूछा, वैसे एक बात ये तो बताओ कि मेरा नंबर आपको मिला कहाँ से। यह नंबर एक सेक्स साइट पर था। मैं जीबी रोड का एक वीडियो देख रहा था और उसी में से यह नंबर मिला और वहीं से लेकर मैंने आपको फ़ोन किया है, उस आदमी ने कहा। सेक्स साइट पर पुलिस का फ़ोन नंबर होने की बात पर थाना प्रभारी चौंके। जब नंबर वहाँ है तो ऐसे ही लोगों के फ़ोन आएंगे। चूँकि उनकी फ़ोन पर बातचीत जारी थी, इसलिए उन्होंने कहा, मैं तो यह सोच रहा था कि यह नंबर हमारे किसी कस्टमर ने आपको दिया होगा। नहीं, कस्टमर ने नहीं दिया, मैंने तो उस साइट से लिया है, उसने कहा। कोई बात नहीं, आप जब आएँ तो मुझे बता देना, अच्छी व्यवस्था करा दूँगा, उन्होंने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस तरह से फ़ोन कॉल से थाना प्रभारी परेशान थे। इससे बचने के दो ही रास्ते थे कि पहला यह कि वह अधिकारियों से बात करके इस नंबर को बदलने के लिए कह दें और दूसरा यह कि जिस सेक्स साइट पर उनका नंबर डाला गया था
वह वहाँ से इस नंबर को हटवा दें। इंटरनेट पर सेक्स से संबंधित तमाम साइट्स हैं। यह फ़ोन नंबर पता नहीं किस साइट पर है। फिर भी थाना प्रभारी ने गूगल पर कई साइट्स खोजी, लेकिन उन्हें अपना नंबर कहीं भी नहीं मिला। जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फ़ोन आया था, उन्होंने उसी नंबर को रिडायल किया, पर वह नंबर स्विच ऑफ पाया गया। उन्होंने सोचा कि अब की बार इस तरह की किसी भी फ़ोन आएगा तो उससे साइट का नाम भी पूछ लेंगे। 19 नवंबर 2017 को भी थाना प्रभारी अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी सुबह करीब 8:45 बजे उनके मोबाइल पर किसी ने फ़ोन करके पूछा, क्या आप जीबी रोड से बोल रहे हैं? यह सुनकर थाना प्रभारी झुंझलाए, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए उन्होंने फ़ोन करने वाले से कहा, हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। कहिए, कैसे याद किया? दरअसल बात यह है कि मेरे पास एक न्यू ब्रांड टैक्सी है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, उस आदमी ने धीरे से कहा। चूँकि जीबी रोड थाना कमला मार्केट इलाके में ही है और यहाँ पर टैक्सी धंधा करने वाली महिला को कहते हैं, इसलिए वह समझ गए कि यह किसी लड़की का सौदा करना चाहता है। जो लड़की या महिला यहाँ लाई जाती है वह यहीं की होकर रह जाती है। उस आदमी की बात से लग रहा था कि वह इस क्षेत्र का पुराना खिलाड़ी है, क्योंकि वह कोड वर्ड का प्रयोग कर रहा था। उस लड़की की ज़िंदगी बचाकर थाना प्रभारी उस गैंग तक पहुँचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा, यह बताओ कि टैक्सी किस हालत में है? एकदम न्यू ब्रांड है, बस यह समझ लो कि वह अभी सड़क पर उतरी भी नहीं है। उसने कहा, वह केवल 15 साल की है। 15 साल की है तो उसे जरूर प्रेम जाल में फंसाकर या नौकरी के बहाने लाया गया होगा। उसकी नीयत को भांपकर थाना प्रभारी ने उससे बातचीत जारी रखी। ठीक है, हम उसे खरीद लेंगे। कितने रुपए देंगे उस टैक्सी के? वह बोला, देखो भाई, हम बिना देखे उसके दाम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, ये तो बताओ कि वह है कैसी? आप हमें उसके फ़ोटो वगैरह तो दिखाइए, उसके बाद ही बताया जाएगा। वह एकदम स्लिम है और लंबाई करीब 5 फुट है, उसने बताया। मैं उसके फ़ोटो भी दिखा दूंगा। कोई लफड़ा तो नहीं होगा? अरे लफड़ा किस बात का? देखो, तुम्हें बेचना है और हमें ख़रीदना है, तो इसमें लफड़े की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी तरह वह लड़की अपने घर वालों को फ़ोन ना कर पाए। अगर उसने फ़ोन कर दिया तो हम दोनों ही फंसेंगे, उसने आशंका जताते हुए कहा। यहाँ आने के बाद किसी का भी घर लौटना मुमकिन नहीं होता, और तो और बाद में जब तुम भी यहाँ आओगे तो वह तुम्हें भी नहीं दिखेगी, थाना प्रभारी ने कहा। तुमसे मिलने मैं आऊँगा, तभी बात करते हैं, उस लड़के ने कहा। ठीक है, आ जाना, पर तुम यहाँ कोठे पर मत आना, क्योंकि इस तरह के सौदे बाहर ही होते हैं। दूसरी जगह कहाँ मिलना है, इस बारे में हम फ़ोन पर तय कर लेंगे, थाना प्रभारी ने रिप्लाई किया। इस पूरी बातचीत में थाना प्रभारी सुनील ढाका ने यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि वह पुलिस अधिकारी हैं। वह कोठों के दलालों की स्टाइल में बात कर रहे थे। इसके बाद भी उस दिन 3-4 बार उसी आदमी ने फ़ोन करके इस संबंध में बातचीत की। इस बातचीत में उसने यह तय कर लिया कि कल वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आएगा और वहाँ बैठकर आपस में बात की जाएगी। ठीक है, तुम वहाँ आ जाना, मैं 2 लड़कों गुलाब और सुंदर को भेज दूँगा। लड़की का फ़ोटो वगैरह देखकर वो डील फाइनल भी कर देंगे। इसके बाद तुम लड़की को ले आना और वहीं पर तुम्हें पैसे दे देंगे, थाना प्रभारी ने कहा। इसी के साथ उन्होंने गुलाब का फ़ोन नंबर भी उसे दे दिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी एसीपी अमित कौशिक और डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा को दे दी। मामला एक लड़की की ज़िंदगी उजड़ने से बचाने का था, इसलिए डीसीपी ने कहा कि वह बातचीत में एहतियात बरतें। लड़की बेचने वालों को किसी तरह यह शक नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। डीसीपी के निर्देश के बाद सुनील कुमार ढाका ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई जिससे उनके पास लड़की का सौदा करने वाले का फ़ोन आया था। उस फ़ोन की लोकेशन गुड़गांव की आ रही थी। 20 नवंबर को थाना प्रभारी उस आदमी से फ़ोन द्वारा संपर्क में रहे। उसने बताया कि वह दिल्ली के लिए मेट्रो से चल पड़ा है। शाम 4 साढ़े 4 बजे तक वह नई दिल्ली पहुंच जाएगा। ठीक है, तुम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंचो, मेरे दोनों लड़के गुलाब और सुंदर वहां पर पहुंच जाएंगे, तुम उनसे बात कर लेना, थाना प्रभारी ने कहा। थाना प्रभारी ने उसे अपने कांस्टेबल गुलाब का फ़ोन नंबर दे दिया था, इसलिए वह गुलाब के संपर्क में आ गया। उसने बताया कि वे 2 लोग आ रहे हैं,
और शाम 4:30 बजे मेट्रो के गेट नंबर 4 के बाहर मिलेंगे। कांस्टेबल सुंदर और गुलाब मेट्रो के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हो गए। मेट्रो ट्रेन से उतरने के बाद उस आदमी ने गुलाब से बात की तो गुलाब ने बताया कि वह मेट्रो के गेट नंबर 4 पर खड़ा है और कुछ देर के बाद वहां 2 युवक पहुंचे। उन्होंने अपने नाम अमर और रंजीत बताए। अमर गुलाब से बातें करने लगा और रंजीत वहां से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अमर ने अपने मोबाइल फ़ोन में उस लड़की की फ़ोटो गुलाब को दिखाई जिसका सौदा करना था। 15 साल की वह लड़की वास्तव में खूबसूरत थी। अमर ने उस लड़की के 3.5 लाख रुपए मांगे। 3.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। मैं कल ही बंगाल से 70 हज़ार में 2 लड़कियां लाया हूँ भाई, जो मुनासिब है ले लो, गुलाब ने कहा। देखिए, मेरे पास इसके अलावा 5 लड़कियां और हैं। अगर सही पैसों में तुमसे डील हो जाती है तो सारी की सारी तुम्हें बेच दूंगा, अमर ने कहा। हमारे पास भी ऑल इंडिया से लड़कियां आती हैं जनाब। हमारे आदमी हर स्टेट में हैं और वे हमसे जुड़कर मोटी कमाई भी कर रहे हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। दोनों की तरफ से लड़की का मोल भाव होने लगा और अंत में बात 2,30,000 रुपये में तय हो गई। अमर ने कहा कि वह लड़की को यहीं ले आएगा और किसी बहाने से उसे छोड़कर चला जाएगा। गुलाब और सुंदर अमर और रंजीत से इस तरह बातचीत कर रहे थे जैसे वो सचमुच में पक्के धंधेबाज हों। गुलाब ने उनके साथ सेल्फी ली और एक दुकान पर बैठकर चाय नाश्ता भी किया और कुछ ही देर की बातचीत में वो सब एक दूसरे से घुल मिल गए। अमर ने बताया कि वह कल 11-12 बजे के बीच में लड़की को यहाँ ले आएगा और लौटते समय गुलाब ने अमर को 1,000 रुपये भी थमा दिए। ये पैसे किस बात के? अमर ने पूछा। अरे इन्हें ऐसे ही रख लो, इतनी दूर से आए हो किराए भाड़े के लिए। घबराओ मत, इन्हें मैं सौदे की रकम में नहीं काटूंगा। वह पैसे तो लड़की के मिलने के लिए तुम्हें हाथों हाथ दे दूंगा, गुलाब ने कहा। इसके बाद अमर और रंजीत मेट्रो से ही वापस चले गए। कांस्टेबल गुलाब ने विश्वास बनाए रखने के लिए उनसे यह भी नहीं पूछा कि वो कहाँ से आए हैं। अगले दिन दोपहर 1:30 बजे अमर ने फ़ोन करके गुलाब से कहा, आप लोग गुड़गांव बस अड्डे पर आ जाइए। यहीं पर लड़की भी दिखा दूंगा और पैसे सौंप कर चले भी जाना। थाना प्रभारी ने कांस्टेबल गुलाब से पहले ही कह दिया था कि वह डील करते समय वह किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें। उनसे खरीदारी के समय बातचीत करते रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुलाब ने उस दिन गुड़गांव आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आज गुड़गांव नहीं आ सकते क्योंकि आज उन्हें एक रिश्तेदारी के यहाँ शादी में जाना है। अगर ज़्यादा जल्दी हो तो लड़की को लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाएं। कुछ देर सोचकर अमर ने कहा, ठीक है, आप लोग कल ही गुड़गांव आ जाइए। हाँ, यही ठीक रहेगा, गुलाब ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। अमर सुनील कुमार ढाका और गुलाब से फ़ोन पर दिन में कई बातें करने रहा, लेकिन अगले दिन यानी 21 नवंबर को उसके पास अमर का कोई फ़ोन ही नहीं आया। इससे थाना प्रभारी को आशंका हुई कि कहीं उसे उनके पुलिस होने की भनक तो नहीं लग गई। यदि ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसने किसी तरह लड़की कोठे पर पहुंचा दी तो वहां से लड़की को तलाश कर पाना मुश्किल हो जाएगा। वह गुलाब के इसी सौदे पर बात कर ही रहे थे कि तभी 11 बजे करीब अमर का फ़ोन आ गया और उसने कहा, आप लोग गुड़गांव आ जाइए, मैं बस अड्डे के पास आपका इंतज़ार करूंगा और यहीं पर आप लड़की को देख लेना। थाना प्रभारी ने एएसआई विजय, कांस्टेबल गुलाब और सुंदर को निर्देश देकर गुड़गांव भेज दिया। तीनों गुड़गांव पहुंच गए। रास्ते भर गुलाब अमर से फ़ोन पर बातचीत करता रहा। जब वह वहां पहुंचे तो अमर और उसका साथी बस अड्डे के पास ही खड़े मिले। चूँकि वे गुलाब और सुंदर को ही जानते थे, इसलिए एएसआई विजय बस अड्डे के पास एक दुकान पर खड़े हो गए। गुलाब ने अमर से लड़की के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह अभी उसे लेकर नहीं आया है। उसने मोबाइल फ़ोन पर लड़की के कुछ और फ़ोटो भी दिखाए। इस बात पर उसके मोबाइल में लड़की के अलग अलग तरह के फ़ोटो थे। उसने कहा कि वह लड़की को यहीं ले आता है, वे यहीं पर पैसे देकर लड़की को ले जाएं। लेकिन अभी हम पैसे नहीं लाए हैं। ऐसी बात थी तो पहले बता देते, हम पैसे भी लेकर आते। अब बताइए क्या करें, गुलाब ने कहा। करना क्या है,
हम चाह रहे हैं कि यह मामला आज ही निपट जाए, अमर ने कहा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल निपट जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की को लेकर तुम दिल्ली आ जाओ और पैसे भी वहीं मिल जाएंगे। अगले दिन 22 नवंबर 2017 को अमर अपने दोस्त और उस लड़की को लेकर मेट्रो से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली के लिए निकलने से पहले उसने गुलाब को फ़ोन करके बता दिया था। कांस्टेबल गुलाब ने यह बात थाना प्रभारी को बता दी। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम बनाई जिसमें एसआई दिनेश कुंडू, एएसआई सर्वेश, विजय, कांस्टेबल गुलाब, सुंदर, महिला कांस्टेबल मधु को शामिल किया। गवाही के लिए वह किसी स्थानीय आदमी को साथ रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मोहम्मद हफीज़ उर्फ बबलू प्रधान से बात की और उसे अपनी टीम को साथ लेकर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए। चूँकि अमर ने मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास मिलने को कहा था, इसलिए उस गेट के आसपास सभी पुलिसकर्मी तैनात हो गए। दिल्ली पहुंचकर अमर ने गुलाब को फ़ोन किया तो गुलाब अपने साथी सुंदर के साथ वहां पहुंच गया। वह अमर को पहचानते थे और इसीलिए मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास उन्होंने अमर को खड़े देखा तो वह उसके बड़ी गर्मजोशी से मिले। उन्होंने उसे 20,000 रुपये देकर बाकी के पैसे लड़की सौंपने समय देने को कहा। वहाँ अमर अकेला था और उसने लड़की को अपने साथी रंजीत के साथ वहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर रखा था। अमर जल्द ही अपनी बकाया की रकम लेकर लड़की को उसके हवाले कर वहाँ से खिसक जाना चाहता था, इसलिए वह गुलाब को उस जगह ले गया जहाँ रंजीत के साथ लड़की खड़ी थी। लड़की को देखकर गुलाब ने अपने सिर को खुजाया, यह उनका इशारा था। इसके बाद थाना प्रभारी सहित उनकी टीम के सदस्य वहां पहुंच गए और उन्होंने अमर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। गुलाब और सुंदर को जीबी रोड कोठे का दलाल समझने वाले अमर और रंजीत को जब पता चला कि वो दलाल नहीं है बल्कि पुलिस वाले हैं तो उनके होश उड़ गए। जिस मनीषा नाम की लड़की को वो बेचने आए थे उसे महिला कांस्टेबल मधु ने अपनी हिफाजत में ले लिया। थाने ले जाकर जब अमर और रंजीत से पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों बिहार के रहने वाले थे और लड़की भी बिहार की ही थी। लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसे रेड लाइट एरिया में बेचने की कोशिश करने की उन्होंने जो कहानी बताई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। 24 साल का अमर मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के इरारी गांव का रहने वाला था और उसके पिता का नाम लक्ष्मण था। इसी गांव के रहने वाले रंजीत शाह से उसकी अच्छी दोस्ती थी। अमर दिल्ली और गुड़गांव में पहले नौकरी भी कर चुका था। मई 2017 की बात है। अमर बिहार के मोतिहारी जिले में अपने एक जानकार के यहाँ आयोजित भोग में गया था और वहीं पर मनीषा से उसकी मुलाकात हुई। 15 साल की मनीषा खूबसूरती के साथ साथ हंसमुख भी थी और वह भी परिवार के साथ उसी भोज में आई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी प्रभावित भी हुए और उसी दौरान उन्होंने अपने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दे दिए। भोज से घर लौटने के बाद अमर के दिलो दिमाग में मनीषा ही घूमती रही। अगले दिन मन नहीं लगा तो उसने मनीषा को फ़ोन कर दिया और दोनों में औपचारिक बातें हुई। इसके बाद उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बातों का दायरा बढ़ता गया और वह प्यार के बंधन में बंधते गए। दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहने लगे थे कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद योजना बनाकर दोनों 15 अक्टूबर 2017 को अपने अपने घरों से भाग निकले। 15 साल की मनीषा अपना घर छोड़कर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां अमर अपने दोस्त रंजीत के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। मोतिहारी से तीनों दिल्ली आ गए और दिल्ली से मेट्रो द्वारा गुड़गांव पहुंच गए। चूँकि गुड़गांव में अमर और रंजीत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, इसीलिए गुड़गांव के सेक्टर 10 के शक्ति नगर में रह रहे अपने जानकार की मदद से एक कमरा किराए पर ले लिया। चूँकि अमर ने मनीषा से शादी करने का वादा किया था, इसलिए अपने ही कमरे में 2 दोस्तों के सामने उसने मनीषा से शादी कर ली। अग्नि के फेरे लगाकर वह मनीषा की मांग में सिंदूर भी भर दिया और इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शादी के बाद अमर ने मनीषा को बताया कि वह शादीशुदा तो है ही और उसका एक बच्चा भी है। इस पर मनीषा ने हैरानी से कहा, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा ही नहीं और इसलिए मैंने कभी बताया नहीं।
लेकिन तुम परेशान मत हो, भले ही मैं शादीशुदा हूँ पर तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। पहली पत्नी से मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा मैं तुमसे भी चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश भी करूँगा, अमर ने कहा। मनीषा बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा चुकी थी जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। वह अमर से शादी कर चुकी थी और इसलिए घर वापस जाना उसने ज़रूरी नहीं समझा। लिहाजा उसने तय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो वह अमर के साथ ही रहेगी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वह अमर के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। 15-20 दिनों बाद अमर का मनीषा से मन भर गया। अब मनीषा उसे गले की हड्डी लगने लगी। वह उससे छुटकारा पाना चाह रहा था और इस बारे में उसने दोस्त रंजीत से बात की। उसे अकेले छोड़कर वह जा नहीं सकता था क्योंकि बाद में मनीषा द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर उसके फंसने की आशंका थी। अगर वह उसकी हत्या कर देता तो भी उसके जेल जाने की आशंका थी। ऐसे में रंजीत ने उसे कोठे पर बेचने की सलाह दी। कोठे पर जाने के बाद कोई भी लड़की बाहर नहीं जा सकती और इससे उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिल जाती। दोस्त का यह आइडिया अमर को पसंद आ गया और उन्होंने जीबी रोड के कोठों का नाम तो सुना था। वे उसे दिल्ली के जीबी रोड के किसी कोठे में बेचना चाहते थे और वो ऐसे किसी दलाल को नहीं जानते थे जो उनका यह काम कर देता। वो सीधे कोठे पर यह सोचकर नहीं जा सकते थे कि सौदा न पटने पर कहीं कोठे वाली पुलिस से पकड़वा दे तो। लिहाजा वे मनीषा को कोठे पर बेचने का कोई और तरीका खोजने लगे। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है और जिन पर इंटरनेट का खूब प्रयोग होता है। इस स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट बना दिया है। उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए झट से गूगल पर सर्च करने बैठ जाते हैं। रंजीत के दिमाग में जाने क्या आया कि वह गूगल पर सेक्स से संबंधित साइट्स खोजने लगा। उसके बाद उसने यूट्यूब पर जीबी रोड रेड लाइट एरिया से संबंधित वीडियोस भी देखे। एक वीडियो में जीबी रोड के कोठों के अंदर के दृश्य भी दिखाए गए थे। वीडियो देखते देखते रंजीत की नज़र दीवार पर लिखे एक फ़ोन नंबर 8750870424 पर गई, जहां लिखा था कि कोई भी समस्या या शिकायत इस नंबर पर करें। यह फ़ोन नंबर दिल्ली के कमला मार्केट के थाने के थाना प्रभारी का था। यह फ़ोन नंबर मध्य जिला के डीसीपी ने इस आशय से जीबी रोड के कोठों पर लिखवाया था कि किसी ज़रूरतमंद लड़की से ज़बरदस्ती धंधा कराए जाने पर वह इस नंबर पर शिकायत कर सके। रंजीत को यह जानकारी नहीं थी कि यह नंबर पुलिस का है। उसने सोचा कि यह कोठे के संचालक का होगा। दोनों दोस्तों ने तय कर लिया कि इस फ़ोन नंबर पर बात करके वो मनीषा को बेचने की कोशिश करेंगे। रंजीत ने अमर को यह बात पहले ही बता दी थी कि मनीषा का सौदा जितने रुपयों का होगा उसमें से 1 लाख रुपए वह लेगा और इन रुपयों को खर्च करने का प्लान भी उसने बना लिया था। रंजीत ने तय कर लिया था कि वह कोई पुरानी कार खरीद कर अपने घर जाएगा और इसके बाद अमर ने उसी नंबर पर फ़ोन किया। जैसे ही अमर ने पूछा कि आप जीबी रोड से बोल रहे हैं तो थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका ने हाँ कह दिया, क्योंकि इससे पहले भी उनके पास ऐसी कई कॉल्स आ चुकी थी। उन्होंने अमर से ऐसी बात की जैसे वह किसी कोठे के संचालक हो। उनकी इसी समझदारी पर मनीषा कोठे पर बिकने से बच गई। उन्होंने अमर और रंजीत के खिलाफ भादंवी की धारा 120B, 363, 366A, 376, 370 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर 23 नवंबर 2017 को न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी कपिल कुमार के समक्ष पेश करके 1 दिन की रिमांड पर ले लिया और पूछताछ के बाद 24 नवंबर को कोर्ट में पेश किया और जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मनीषा को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी भेज दिया। वहां के थाना प्रभारी रामचंद्र चौपाल को उन्होंने मनीषा के बरामद होने की सूचना दी तो उन्होंने बताया कि मनीषा के एक गरीब परिवार की है। घर वालों ने उसके भाग जाने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। बहरहाल थाना प्रभारी रामचंद्र चौपाल ने मनीषा के घर वालों को मनीषा के दिल्ली से बरामद होने की जानकारी दे दी। कथा संकलन तक मनीषा के घर वाले दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। मामले की जांच थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका कर रहे थे।
जीबी रोड के कोठे में लिखे इस फ़ोन नंबर पर भले ही किसी शोषिता ने पुलिस से शिकायत ना की हो, पर इस नंबर ने एक लड़की को शोषित होने से ज़रूर बचा लिया था। देश भर के सभी रेड लाइट एरिया में यदि स्थानीय पुलिस के नंबर इसी तरह प्रसारित किए जाएं, तो और तो तमाम लड़कियां देह व्यापार के धंधे से बच सकती हैं। तो दोस्तों, ये है एक अजीबोगरीब कहानी, लेकिन कहानी दिल दहला देने वाली है और सच्चाई भी यही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।